ये टेक्नोलॉजी का कमाल ही तो है कि मैं किस तरह घर बैठे बैठे ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप किस तरह घर बैठे बैठे अपने फोन पर, अपने लैपटॉप पर ये कहानी देख रहे हैं। और हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज जो आज टेक्नोलॉजी ने इतनी आसान कर दी है, तो वाकई में टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए गिफ्ट है। लेकिन क्या हो अगर ये टेक्नोलॉजी, ये रोबोज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीन्स एक दिन मिलकर हमें कंट्रोल करने लगे। उस दुनिया को एक बार सोचकर देखिए जिसमें मशीन्स इंसानों को कंट्रोल कर रही हैं। क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे? अगर नहीं तो फिर आज की तारीख में हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसी नौबत कभी ना आए। यही है हमारी आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी नेदी ओक्राफोर की स्पाइडर द आर्टिस्ट। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहानी बेस्ड है नाइजीरिया में। नाइजीरिया, जहां इस कहानी के मुताबिक बहुत सारी तेल निकालने वाली कंपनीज पहुंच चुकी हैं। वहां की गवर्नमेंट भी इन कंपनीज को सपोर्ट करती है और अमेरिका के 25% तेल की पूर्ति नाइजीरिया से निकले हुए तेल से होती है। पूरे देश में तेल की पाइपलाइंस हैं, लेकिन एक समस्या है कि वहां के लोकल लोग, नाइजीरिया के जो लोकल लोग हैं, वो इन पाइपलाइंस में किसी तरह से लीकेज करके तेल चुराया करते हैं। और अब इसी वजह से नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने और साथ में इन तेल की कंपनीज ने वहां पर सिक्योरिटी के लिए, इन पाइपलाइंस की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स के तौर पर रोबोज को लगा दिया है। रोबोज नॉर्मल रोबोज नहीं, कई सारे हाथ पैर वाले रोबोज जो किसी भी पाइपलाइन में जरा सी भी सेंसेशन या वाइब्रेशन सुनते ही तुरंत वहां पहुंचते हैं और जो भी इंसान उन्हें वहां दिखता है उसे मार डालते हैं। उसके हाथ पैर काट कर बुरी तरह से उसके शरीर को छलनी करके उसे मार देते हैं। और इसी वजह से वहां के लोकल लोगों ने उन्हें नाम दिया है ज़ॉम्बीज, जो कि अगर आपके सामने आ गए तो आपको मारकर ही दम लेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे ही नाइजीरिया के एक गांव में, एक घर में जहां की एक कहानी है, उसमें हस्बैंड और वाइफ एंड्रू और एमे रहते हैं। एंड्रू, जो कि एक लोकल रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम करता है, हर रात शराब पीकर घर वापस लौटता है और किसी ना किसी वजह से एमे पर हाथ उठाता है। इस बात को चलते हुए अब एक बहुत लंबा वक्त हो चुका है। एमे को लगता है कि शादी के 3 साल बाद, क्योंकि मैं एंड्रू को अब तक कोई बच्चा नहीं दे पाई हूं, इसीलिए उसके अंदर की जो भड़ास है, जो गुस्सा है, वो किसी ना किसी छोटी मोटी वजह से या किसी बहाने से मुझ पर इस तरह से निकलता है। और आज की रात भी एंड्रू ने घर वापस आकर एमे पर हाथ उठाया, उसे बुरी तरह मारा। एमे रोते हुए, दुखी होकर, झल्लाए हुए अपना गिटार उठाकर घर से बाहर चली आई और वहीं अपने घर के पीछे पाइपलाइन के पास बैठकर गिटार बजाने लगी। अब ये गिटार उसके पिता का गिटार था, जो कि उसने बचपन में अपने पिता से ही बजाना सीखा था। उसके पिता बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे। उनके गांव में जब भी वो गिटार बजाया करते थे तो लोग आसपास इकट्ठा हो जाया करते थे, नाच गाना हुआ करता था, खूब अच्छा माहौल वो अकेले दम पर बना दिया करते थे। उनके किसी भी बेटे ने, मतलब एमे के किसी भी भाई ने गिटार सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन एमे बहुत पैशनेट थी इस गिटार को लेकर, तो उसके पिता ने जो कुछ भी उन्हें आता था अच्छी तरह से एमे को सिखाया था। और एमे का शुरू से सपना था कि वो नाइजीरिया के किसी स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर काम करे और बच्चों को वो गिटार सिखाए। लेकिन फिर बहुत ही कम उम्र में उसकी एंड्रू से शादी कर दी गई और उसके बाद वो घर गृहस्थी में फंस गई। और अब जिस तरह का बर्ताव एंड्रू उसके साथ करने लगा था, अब वो बेचारी हमेशा दुखी होकर अपने दुख को कम करने के लिए ही गिटार बजाया करती थी। तो आज वो तेल की पाइपलाइन के पास आके बैठ गई और उसे तेल के बहने की आवाज, जो कि रात के सन्नाटे में सुनाई दे रही थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम था। वो जानती थी कि पाइपलाइन के पास अगर कुछ भी हुआ और वो रोबोज, वो ज़ॉम्बीज आ गए
तो वो आकर मुझे मार डालेंगे। लेकिन आज वो इतनी दुखी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर आज ज़ॉम्बीज उसे देख भी लें, उसे पकड़ लें, भले ही वो तेल नहीं चुरा रही है, लेकिन फिर भी मर जाना उसे इस जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। तो उसने इस बात की परवाह किए बिना कि वो पाइपलाइन के कितनी पास है, उससे कितनी दूर है, वो जाकर बैठ गई और उसने अपना गिटार बजाना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना फेवरेट सॉन्ग बजाने लगी कि अचानक आंखें बंद किए हुए ही उसे अपने पास कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसके पास चलकर आ रहा है। अब भले वो निडर होकर, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठी थी कि भाई आज चाहे मौत भी मेरे सामने आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस बात को सोचकर कि क्या कोई रोबो यहां आ गया है, उसके हाथ कांपने लगे, उसके माथे पर पसीना आ गया। और जैसे ही उसने आंख खोलकर देखा, उसने पाया कि वाकई में एक रोबो, वो कई सारे पैर वाला रोबो उसके सामने खड़ा था। वो उसे देखकर सकपका गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, लेकिन उसने ध्यान से उसकी आंखों की तरफ देखा। वो बड़ी बड़ी आंखें जिसमें ऐसा लगता था जैसे किसी ने कोई नीला फ्लूइड भर दिया हो। उसकी आंखों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे रोबो उसे मारने नहीं आया है। और तभी वो रोबो थोड़ा आगे बढ़ा और उसने अपना एक पैर उठाकर गिटार पर रख दिया। मतलब वो उसका गाना सुनना चाहता था। जैसे ही उसका पैर गिटार पर आया, वो समझ गई कि ये मुझसे गाना सुनना चाहता है। और अब अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एमे ने फिर एक बार गिटार बजाना शुरू किया। करीबन 20-25 मिनट तक वो लगातार गिटार बजाती रही। और जब उसकी उंगलियां थकने लगी, वो धीरे धीरे रुकी और उसने उस रोबो की तरफ देखा तो वो अब भी पूरे मन से उसका गाना सुन रहा था। वो समझ नहीं पाई कि भाई इतने सारे खूंखार रोबोज में, जो कि इंसान को देखते ही उस पर अटैक करते हैं और उसे मार डालते हैं, चीर फाड़ कर मार डालते हैं, ये कैसा रोबो है जो आकर मेरा गाना सुन रहा है। लेकिन मानो अब रोबो भी समझ चुका था, गिटार बजाते बजाते वो थक गई है, तो उसने प्यार से उसका हाथ सहलाया और चुपचाप वहां से चला गया। एमे ये देखकर हैरान थी। उसने आसपास देखा कि कहीं किसी गांव वाले ने इस बात को तो नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कहीं गांव वाले ऐसा ना समझ लें कि वो इन रोबोस के साथ मिली हुई है, क्योंकि पूरे गांव में क्या पूरे देश भर में लोग इन रोबोस से नफरत करते थे। और क्यों ना करते, किसी भी इंसान को देखते ही मार डालने वाले रोबोस से आखिर प्यार कौन करता। तो एमे ने आसपास देखकर ये इंश्योर किया कि उसे किसी ने देखा नहीं है और वो चुपचाप वापस अपने घर में चली आई। और धीरे धीरे अब हर रात जब भी एमे पाइपलाइन के पास बैठकर गिटार बजाती, वो रोबो उससे मिलने आने लगा। एमे ने प्यार से उसे एक नाम दिया, उदीदे ओगवांका, जिसका इंग्लिश में मतलब है स्पाइडर द आर्टिस्ट। स्पाइडर इसलिए क्योंकि उसके कई सारे पैर थे, तो मकड़ी जैसा लगता था बाकी सब रोबोस की तरह, तो इसीलिए स्पाइडर। और आर्टिस्ट इसलिए क्योंकि इतने सारे रोबोस में शायद इकलौता रोबो यही था जो रात में आकर किसी से गाना सुना करता था। शुरुआत में तो एमे बहुत ज्यादा डरा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन हो चला कि इस रोबो की जो प्रोग्रामिंग है, इसका जो भी इंटरनल सिस्टम है, बाकी सबसे अलग है, क्योंकि ये है जिसे म्यूजिक अच्छा लगता है, जो एक इंसान के साथ बैठकर उसका गाना सुनता है। धीरे धीरे उसकी और इस रोबो की दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन जब भी वो खबर सुनती या कहीं पढ़ती कि किस तरह रोबोज ने मिलकर फिर किसी इंसान को मार दिया, कोई तेल की चोरी कर रहा था, किसी लीकेज में से तेल निकाल रहा था, उसे मार दिया गया, तो फिर उसके अंदर उसे लेकर डर बैठ जाता, क्योंकि एंड्रयू, उसका पति, भी ये तेल चुराने वाले गैंग में शामिल था। तेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत एक प्रेशियस चीज है, और जिस तरह का तेल वहां से निकाला जा रहा था, क्रूड ऑयल, डीजल, वो सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले तेल थे। तो कोई क्रूड ऑयल चुरा कर ले आए या फिर डीजल चुरा कर ले आए तो वो घर में, गाड़ियों में बतौर फ्यूल कहीं ना कहीं काम आता था। और अब एमे को यही डर था कि उसके पति को इस चीज के बारे में पता ना लग जाए कि वो रात में एक रोबो को गिटार बजाकर सुनाती है। खैर, धीरे धीरे दिन बीतते गए, उसकी दोस्ती उस रोबो के साथ बढ़ती गई, और फिर कुछ दिनों बाद उसने उसके एक पैर पर एक तितली का स्टिकर भी लगा दिया, ताकि दूर से वो पहचान सके कि हाँ, ये मेरा ही रोबो है, ये मेरा उदीदे ओगवांका है। और कमाल की बात ये थी, उसके साथ दोस्ती के बढ़ते बढ़ते एमे की मैरिड लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगे थे, क्योंकि अब वो खुश रहने लगी थी, अब वो खुशी से गिटार बजाया करती थी। तो एंड्रयू अपने काम से वापस लौटकर अब उसे मारता नहीं था। उनके बीच में फिर एक बार प्यार पनपने लगा,
और धीरे धीरे करके उनकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स भी जाने लगी। अब जब भी एमे रात में गिटार पर उस रोबो को उसका फेवरेट गाना सुनाया करती, अब वो उसके लिए डांस भी किया करता। तो अब उसकी जिंदगी में मानो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब वो माँ भी बन पाएगी और वो एंड्रयू से बात भी करेगी कि अगर वो उसे अलाउ कर दे किसी स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर काम करने के लिए। उस रात जब एंड्रयू घर वापस आया तो उसने उतनी ज्यादा शराब नहीं पी रखी थी, तो एमे ने बहुत प्यार से उसके लिए खाना लगाया और फिर उसके पास खड़े हुए इंतजार करने लगी कि कब वो ये बात उससे कहे कि वो किसी स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर काम करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो उससे कह नहीं पाई। खैर, दोनों बाद में जाकर सो गए और फिर वो रात में उठी और अपना गिटार लेकर बाहर निकल आई। उसने देखा कि रोबो आ चुका था। वो दोनों साथ में बैठे और फिर उसने गिटार बजाना शुरू किया। वो गिटार पर उसका फेवरेट गाना बजा ही रही थी कि अचानक उसे पीछे से एंड्रयू की आवाज आई। एमे डार्लिंग, मुझे भी फोन पर एसएमएस आया कि पास की पाइपलाइन फट गई है और वहां लोग भर भर कर तेल इकट्ठा कर रहे हैं। एमे ने पीछे मुड़कर देखा तो एंड्रयू अपने फोन में मैसेज पढ़ते हुए उसे सुना रहा था और जैसे ही उसकी नजर अपने फोन से हटकर एमे पर गई, एंड्रयू के पैर जम गए। उसे यकीन नहीं हुआ उसकी एमे एक रोबो के साथ बैठी है, एक ज़ॉम्बी के साथ बैठी है जो कि किसी भी इंसान को देखते ही खत्म कर देते हैं। मानो एक ही पल में उसका अपनी ही पत्नी पर से पूरा विश्वास उठ गया। वो किसी तरह भारी कदमों से पीछे हटा और फौरन वहां से निकल गया। एमे चिल्लाती रह गई, एंड्रयू मेरी बात सुनो, एंड्रयू मेरी बात सुनो, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। और उसके पीछे खड़ा वो रोबो ये बात जानकर हैरान था कि कैसे एक पाइपलाइन फट गई और क्यों अब तक रोबोज वहां पहुंचे नहीं, क्योंकि किसी भी पाइपलाइन में जरा सी लीकेज होने पर भी रोबोज की पूरी टीम वहां पहुंचती थी और जैसा हमने पहले भी सुना, कोई भी इंसान उन्हें वहां दिखे उसे अपराधी समझकर, दोषी समझकर मार डालती थी। लेकिन आज जिस पाइपलाइन की बात एंड्रयू अभी कर रहा था, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ और खूब सारा तेल वहां से निकलने लगा। वहां का नजारा किसी मेले जैसा था। लोग बाल्टियां लेकर, बड़े बड़े टब्स लेकर, घर में जितने बर्तन थे, कुछ तो पॉलिथीन पॉली बैग्स लेकर वहां तेल भरने के लिए पहुंचे हुए थे। पूरे शहर भर में सबने एक दूसरे को फोन से मैसेज कर दिए थे कि फौरन यहां आओ और तेल भरो, रोबोज आसपास दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो लोग बाइक से, कार से, बसेस से, सब लोग वहां पहुंच रहे थे। आसपास कार्स ही कार्स इकट्ठा हो गई। इतनी ज्यादा कार्स की हेडलाइट्स ऑन थी कि लगता ही नहीं था कि रात का वक्त है और लोग पूरी खुशी से नाचते गाते जश्न मनाते हुए तेल भर रहे थे। इतने में ही एमे वहां जा पहुंची और उसने एंड्रयू को वो तेल भरते हुए देखा। उसने पीछे से आवाज लगाई, एंड्रयू, एंड्रयू मेरी बात सुनो। एंड्रयू ने पलटकर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता। और इतने में ही सबको रोबोस के भागते हुए आने की आवाज सुनाई दी और बस वो आवाज सुनते ही लोगों के हाथ में जो कुछ भी था, वो बाल्टियां, वो टब्स, वो बर्तन, सब कुछ छोड़कर लोग भागने लगे। लेकिन रोबोस इस बार पाइपलाइन की तरफ से ना आकर पीछे की तरफ से आ रहे थे, तो मजबूरन लोगों को पाइपलाइन की तरफ जाकर भागना पड़ा। और बस रोबोस जैसे ही वहां दाखिल हुए, उन्होंने अपने उन मेटालिक पैरों में से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस भेजने शुरू किए कि एक एक करके पूरी भीड़ वहीं के वहीं खत्म हो गई। सभी लोग मर गए। सिर्फ एमे को छोड़कर। उदीदे अगवांका ने, उसके रोबो ने अपने फोर्स फील्ड से उन इलेक्ट्रिक शॉक से एमे को बचा लिया। लेकिन लोगों की चीखों की वजह से, उन शॉक्स की वजह से एमे खुद को दबोच कर बैठ गई और जब उठी तो उसके आसपास लाशें ही लाशें थी और रोबोस की पूरी एक टीम खड़ी थी। लेकिन उन सब से आगे था उसका अपना उदीदे अगवांका, जिसने उसे बचा लिया था। कुछ दिनों बाद एमे को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसका रोबो उसे बताया करता था कि वो एक बेटी की मां बनेगी और वो सोचा करती थी कि भला इस रोबो को क्या पता कि मेरे अंदर बेटा है या बेटी। लेकिन अब उदीदे अगवांका के अलावा उस गांव में कोई बचा ही नहीं था जिससे एमे बात कर सके। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। कभी कभी उसे लगता था ये कैसी दुनिया है जिसमें वो अपनी बच्ची को लेकर आएगी, लेकिन फिर उसे लगता था कि इस दुनिया को वाकई में मेरी बच्ची की जरूरत है, नहीं तो
धीरे धीरे करके यहां से इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और सिर्फ बच जाएंगे ये ज़ॉम्बीज, ये रोबोस। तो जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में सुना कि क्या हो अगर ये टेक्नोलॉजी हम पर भारी पड़ जाए, ये मशीन्स, ये रोबोस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमें ही खत्म कर दें तो वो कैसी दुनिया होगी और क्या हम उस दुनिया का हिस्सा होना चाहेंगे? ये सवाल वाकई में खुद से पूछने लायक है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।